दुनिया के दो बड़े पावर सेंटर्स मॉस्को और बीजिंग से आई ये दो तस्वीरें असल में पिक्चर ऑफ फ्यूचर हैं। उथल पुथल से गुजर रही दुनिया में रूस और चीन के साथ भारत की ये जुगलबंदी बहुत बड़ा संदेश देती हैं। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि दिल्ली से मॉस्को की दूरी घट रही है, चीन और भारत भी नजदीक आ रहे हैं। भारत, रूस और चीन की ये तिकड़ी एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने जा रही है। 2025 में वो सितंबर का ही महीना था जब चीन के तियानजिन में 3 ग्लोबल पावर्स भारत, रूस और चीन के लीडर्स इकट्ठा हुए थे। तीनों नेताओं की ये जबरदस्त केमिस्ट्री विश्व की इकलौती सुपर पावर अमेरिका को तीर की तरह चुभी थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की इस तस्वीर पर किसी दिलजले की तरह सोशल मीडिया पर अपने मन की भड़ास निकाली थी। एक साल बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है और एक बार फिर सितंबर का महीना आने को है जब भारत की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को होस्ट करने वाले हैं। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रही है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस समिट में आना कंफर्म हो गया है। जिनपिंग तो 400 मेंबर्स का भारी भरकम डेलीगेशन लेकर भारत आने वाले हैं। वैसे तो दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के लीडर शामिल होंगे, लेकिन समिट में सबसे ज्यादा निगाहें पुतिन और जिनपिंग पर ही होंगी, क्योंकि इस समिट के लिए जब दो ग्लोबल पावर्स के लीडर पुतिन और शी जिनपिंग भारत आएंगे तो यकीनन एक नए ग्लोबल ऑर्डर की आधारशिला को मजबूती मिलेगी। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप की सनक से आजाद होगा, जो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग वाली डिप्लोमेसी से फ्रीडम की गारंटी देगा। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट मैसेज लेकर मॉस्को पहुंचे थे। जयशंकर ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को ब्रिक्स समिट में आने का प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इनविटेशन दिया। साथ में यह भी बताया कि भारत और रूस के रिलेशंस किस तरह नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think a very strong picture of cooperation to present, and I again thank you very much for the honor of receiving me today. रूस भारत का पुराना और पक्का सहयोगी है। अभी हाल ही में जब ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने भरे मन से कबूला था कि पश्चिमी देश पिछले 75 साल से भारत और रूस के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक नाकाम रहे हैं। इसीलिए जब विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का इनविटेशन लेकर मॉस्को पहुंचे तो पुतिन ने उन्हें क्रेमलिन में वेलकम किया और कहा कि आज अगर भारत और रूस के रिश्ते नई बुलंदियों को छू रहे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमारा आपसी कारोबार बढ़ गया है। वैसे तो पिछले साल हमारे कारोबार में गिरावट आई थी, मगर इस साल इसमें इजाफा हो रहा है। इसकी एक वजह, और वो शायद सबसे बड़ी वजह है, कि भारत के प्रधानमंत्री खुद इस मामले में कोशिश कर रहे हैं। वो भारत और रूस के रिश्तों को बेहतर बनाने में निजी तौर पर दिलचस्पी लेते हैं। हमारी बातचीत की शुरुआत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाएं। उम्मीद है कि शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के तहत उनसे जल्द ही मेरी मुलाकात होगी। आज हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की उनमें जाहिर है कि फर्टिलाइज़र की आपूर्ति का भी मुद्दा था। हम भारत के किसानों और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम फर्टिलाइज़र की सप्लाई आपको बढ़ा रहे हैं और आगे भी ऐसा करने के लिए सदैव तैयार हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, हाईटेक सेक्टर और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना भी हमारे एजेंडे में शामिल है और हम इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स की समिट के बाद भारत का इनविटेशन मिलने पर अपने अंदाज में शुक्रिया अदा किया।
आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है, तो पुतिन ने भारत की फर्टिलाइजर्स की जरूरतें पूरी करने की गारंटी दी है। रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी भारत की पूरी मदद का भरोसा दिया है ताकि तेल गैस पर निर्भरता कम की जा सके। दोनों देश हाईटेक इंडस्ट्री सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाएंगे। आज जब अमेरिका अपने पुराने साथी देशों को धमका रहा है, टैरिफ लगा रहा है, हाईटेक प्रोडक्ट देने से इनकार कर रहा है, ऐसे में रूस ने इन सेक्टर्स में भारत के साथ सहयोग जारी रखने की गारंटी देकर यह साबित कर दिया है कि वो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रेसिडेंट पुतिन के बाद जब विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटूरोव से मुलाकात की, तब कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबार 5 साल में 4 गुना बढ़ गया है। ये बड़ा अचीवमेंट है। The India-Russia partnership has consistently demonstrated resilience and adaptability. Even amidst a complex international landscape, our engagement has continued to deepen, reflecting the mutual interest and confidence that define our bilateral partnership. Over the last 5 years, bilateral trade in goods has increased more than fourfold, from about $13 billion in 2021-22 to nearly $60 billion in 2025-26. This demonstrates the immense potential of our partnership. प्रेसिडेंट पुतिन को ब्रिक्स समिट का न्योता देने विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंचे थे, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल चीन के दौरे पर हैं। एनएसए अजित डोभाल का चीन का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान और कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है और दिवंगत सेनेटर लिंडसी ग्राहम की याद में कानून बनाकर भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। बीजिंग पहुंचने पर अजित डोभाल ने चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग से मुलाकात की। इसके बाद डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बॉर्डर को लेकर लंबी चर्चा की। I am very happy also to be here for the 26th round of our talks, which are very important, particularly in the wake of the BRICS summit that is likely to take place shortly. We meet in keeping with the guidance of our leaders, our Honorable Prime Minister and President Xi Jinping, who have given a clear and positive direction to our relationship, both at Kazan and in Tangier. I am happy that over the past year our relationship has been steadily returning to normalcy. The normalcy we have witnessed in our relationship has been a direct result of both sides maintaining peace and tranquility in the border areas. We have extensively talked about it today just to see how we can continue to reinforce and further consolidate our efforts to maintain peace and tranquility in border areas. अच्छी बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अगले महीने 400 लोगों के विशाल डेलीगेशन के साथ भारत आने वाले हैं। उससे पहले भारत में चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने में चीनी कंपनियों ने भारत में $500 मिलियन यानी करीब 4,800 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया है। ये बड़ी बात है क्योंकि अप्रैल 2020 में भारत ने प्रेस नोट 3 के जरिए भारत के साथ जमीनी सीमा वाले देशों के इन्वेस्टमेंट को सीमित किया था। इस प्रेस नोट 3 को भारत ने इसी साल मार्च महीने में संशोधित किया था, जिसके बाद चीन से भारत में निवेश बढ़ने के रास्ते खुले थे। वैसे तो अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद चीन और भारत के रिश्ते सुधरे हैं, मगर सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जब तब सीमा में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करते रहती है। चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए सीमा विवाद का सुलझना सबसे जरूरी है। Post 2020, Chinese have created a new normal, which is not accidental. The normal is a more militarized border where we have to keep troops deployed at a fairly high level. In a way, they have got us bogged down there. So our ability to deal with any maritime opportunities to that extent, our preoccupation with continental challenge diminishes that. China was trying out things through a partner rather than directly, and they have created a new deterrence dynamics for us. In any future India-Pakistan conflict, we'll have to work on the assumption
that China will be around in some form, providing support to Pakistan.